तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 के विज्ञान का पहला अध्याय पादपों में पोषण के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे सभी जीवों को भोजन की जरूरत क्यों होती है, स्वपोषी तथा विषमपोषी क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या होगा अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण ना करें, पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं, परपोषी, परजीवी, मृतजीवी किस प्रकार अपना पोषण करते हैं, सहजीवी संबंध क्या है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि हम यानी मनुष्य भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। हम भोजन इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है और शरीर के वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। हमने यह भी जाना हम यानी मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हमें भोजन प्राप्त करने के लिए पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम जान लेंगे पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे स्वपोषण क्या है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। तो बच्चों, आपको स्वपोषी और विषमपोषी याद रखना है। अब पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। हमारे शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि पौधों के पास क्लोरोफिल होता है। पौधे विभिन्न प्रकार के कच्ची खाद्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा खनिज लवण, जल का
उपयोग करके भोजन बनाते हैं, वह भी पत्तियों में, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? यह पत्तियों में होती है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? याद रखिए बच्चों, भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित नहीं हो सकता है। वे सिर्फ हरे भाग या जहां पर क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, यानी जिस भाग का रंग हरा होता है वहां पर खाद्य बनाए जाते हैं, अथवा कुछ विशेष भागों में होते हैं। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो बच्चों, अब हम जान लेंगे प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर भोजन बनाए जाते हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, जैसा आपको कुछ देर पहले बताया गया। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म यानी छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र यानी छिद्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब ये रंध्र क्या कार्य करते हैं वो आपको जानना है। रंध्र द्वारा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। याद रखिए, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन करने में भी यह रंध्र उन्हें सहायता प्रदान करती है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य यानी खाना संश्लेषित में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अतः इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, याद रखिए, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, यानी ऐसा प्रक्रम और दूसरा नहीं है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब हम जान लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन गैस भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है।
अब हम प्रकाश संश्लेषण की आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, इसके अलावा सूर्य के प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में मुक्त होता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। जैसा मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है, जैसा आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और किसी भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति को आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में आपने क्लास 6 में जान लिया है। अब बूझो ने एक सवाल पूछा। बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यह बात आपको याद रखनी है। आगे आपके किताब में कहा गया है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसा मैंने आपको बताया, पौधे के वे भाग जहाँ पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जरूर होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं वे कांटेनुमा होते हैं, याद रखना है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यह भी आपको पूछा जा सकता है। बच्चों, अब हम जान लेंगे शैवाल किन्हें कहा जाता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर कई सारे पत्तियों को दिखाया गया है। आपके मन में जरूर यह प्रश्न आ रहा होगा, यहाँ पर पत्तियां अलग अलग रंगों की हैं, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, ये प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। तो बच्चों, अब तक आपने प्रकाश संश्लेषण के सभी प्रक्रम को समझ लिया है। अब हम जान लेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है।
पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, चलिए इसे समझते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, याद रखिए, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते हैं। इन उर्वरकों और खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, जिससे पौधे के नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन, वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार पौधे अपना कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम जान लेते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं। कुछ पादप यानी पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यह हमें समझना है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपना पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषम पोषी प्रणाली, इस प्रणाली को आपको समझना है। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये आमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं या चढ़े हुए होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। परपोषी, पर यानी दूसरा, पोषी यानी दूसरे को पोषण देने वाला। क्योंकि आमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहा जाता है। याद रखिए, परपोषी दूसरों को पोषण देने वाला और परजीवी किसी दूसरे से अपना अमूल्य पदार्थ ग्रहण करने वाला। जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आमरबेल, ये पीले रस्सीनुमा संरचना आमरबेल का है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आमरबेल के पादप जो हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये किसी दूसरे पेड़ पर या पौधे पर आश्रित होते हैं। याद रखिए, ये आमरबेल खुद एक परजीवी है और जिस पेड़ पर यह आश्रित है वह परपोषी है। परपोषी दूसरों को पोषण देने वाला। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो हाँ, ये परजीवी हैं। ये दूसरों पर ही जीवित हैं। दूसरों के आहार से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, अब हम कीट भक्षी पादप के बारे में जानेंगे। कीट भक्षी पादप क्या है? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी जो जंतुओं को खा लेते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? तो बिल्कुल विस्मयकारी है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं।
इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते के शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोम के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस याद रखना है, पाचक रस जिससे भोजन या खाद्य पदार्थ पच जाते हैं द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आपको कीट भक्षी पादप के दो और उदाहरण बताने हैं। बूझो यहाँ भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? यह बूझों का एक सवाल है। घटपर्णी हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह जितने भी पोषक पदार्थ को ग्रहण कर पाता है वह उतने पोषक पदार्थ को ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन बाकी जितने भी सारे पोषक पदार्थ हैं उसे नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए वह कीट भक्षी का अवशोषण करता है या उन्हें ग्रहण करता है। कीट भक्षी द्वारा वह नाइट्रोजन का अवशोषण करता है और अपने नाइट्रोजन की मांग को पूरी करता है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे मृत जीवी के बारे में। आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो यह फिर कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो चलिए हम जानते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक है। ये एक क्रियाकलाप के माध्यम से मृत जीवी या छत्रक किस प्रकार अपना पोषण ग्रहण करते हैं, चलिए उसे जानते हैं। ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं या जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व
प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। याद रखिए, वर्षा ऋतु। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट या अनुपयोगी हो जाती है। अब आपको जानना है ये कवक के बीजाणु कैसे वायु में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो बच्चों, अब हम जान लेंगे सहजीवी संबंध के बारे में। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान या आवास प्रदान करता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को प्रदान करता है और इस प्रकार एक सहजीवी संबंध की पोषण प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम जान लेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लान एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। याद रखिए, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादपों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब आपको आगे जानना है कि पौधे प्रोटीन के संश्लेषण के लिए वो मिट्टी से किस प्रकार से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो चलिए जानते हैं। प्रोटीन को बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है।
यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। विलय यानी घोल के रूप में कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम जो एक जीवाणु है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, दाल की फसलें उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो बच्चों, आपने जान लिया कि आखिर मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। इसके लिए एक जीवाणु जो कि राइजोबियम है वह जिम्मेदार है। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में क्या सीखा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहित किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।